हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास बेसिस एंड डायमेंशन पे एक्सरसाइज 2.3 की ही हमने की थी और उसमें हमने बेसिस से इंट्रोड्यूस करवाया था। सो बेसिस होती क्या है, किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बेसिस के बारे में हमने बात की थी और कुछ प्रॉब्लम्स भी वहाँ पे डिस्कस की थी। तो पहले आपने वो वीडियो देख लेनी है, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर स्पेस है V ओवर द फील्ड F, क्लियर, और उस वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट n, सबसेट से s से n वेक्टर्स उसके अंदर हैं v1 v2 v3 अप टू vn। सो ये बेसिस बनेगा। इसके लिए दो कंडीशंस जरूरी थी। फर्स्ट, दिस सेट s मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। सेकंड, कि दिस सेट s स्पैन्स होल v। ये दो कंडीशन चेक करनी होती हैं बेसिस के लिए। कुछ और प्रॉब्लम्स भी हम करेंगे, बट उससे पहले कुछ यहाँ पे रिजल्ट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिनका हमें पता होना चाहिए। तो वो रिजल्ट पहले हम आज डिस्कस करेंगे। और आज डायमेंशन क्या होती है किसी फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस की, वो भी हम उसकी भी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ थ्योरम है, एग्जिस्टेंस थ्योरम, जिसका अभी इस वीडियो में हम सिर्फ उसके बारे में पढ़ेंगे और वो बताना क्या चाह रही है ये देखेंगे। इसका प्रूफ हम आगे फर्दर किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सो existence theorem of a finite dimensional vector space, there exists a basis for each finitely generated vector space। ठीक है, अगर किसी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस मतलब किसी ऐसे सेट से कोई वेक्टर स्पेस जनरेट हो जो फाइनाइट हो, मान लीजिए कि v1 v2 v3, दीज थ्री वेक्टर्स अगर किसी वेक्टर स्पेस vf को जनरेट करते हैं तो इसके पास जरूर एक बेसिस होगी। ठीक है, इफ v जनरेट होता है s से, ठीक है, फाइनाइटली अगर कोई फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर किसी वेक्टर स्पेस को जनरेट करने हैं तो ऐसे वेक्टर स्पेस के पास जरूर एक बेसिस होगी। इसको दूसरी तरह से ऐसे भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो मतलब है अगर कोई फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस अगर आपको दिख रहा है, या हमारे पास जैसे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं कुछ एग्जांपल्स में कि आपके पास एस सेट दिया हुआ है, से u1 u2 u3 u4, ये फोर वेक्टर्स हैं और ये दिखाना है कि दीज फोर वेक्टर्स जनरेट v। ठीक है, एल ऑफ एस का मतलब क्या है, लीनियर, ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस, ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस इन चार वेक्टर के, उन सबका कलेक्शन एल ऑफ एस में होता है। और अगर वो वी पूरे वी वेक्टर स्पेस को जनरेट कर देता है, इसका मतलब है ये जो वी वेक्टर स्पेस है इसके पास जरूर एक बेसिस रहेगी। क्लियर, और वो बेसिस क्या बनेगी, उसके लिए आपको वो जो ये दिस सेट एस है ये फाइनाइटली जनरेट तो कर रहा है, ये सेकंड कंडीशन तो देखो बेसिस के लिए ये सेटिस्फाई कर ही रहा है दिस सेट। अब क्या चेक करना है कि अब इनकी लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करनी है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए दीज फोर वेक्टर, तो यही सेट क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा हमारा इस वेक्टर स्पेस वी के लिए। क्लियर, देखिए ये जो आपको मैं बिल्कुल नॉर्मल बता देती हूँ कि अगर ये हमारे पास चार वेक्टर्स हैं और ये जनरेट कर रहे हैं वी वेक्टर स्पेस को, ठीक है, तो ये चार वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और लीनियरली डिपेंडेंट भी रह सकते हैं। अगर ये एल डी आता है, इफ दिस सेट, इफ एस सेट आपके पास एल डी आया, लीनियरली डिपेंडेंट अगर आया आपके पास, तो इसी सेट के अंदर, मतलब हमने थ्योरम पढ़ी थी ना, इसी सेट के अंदर एक एलिमेंट ऐसा होगा जो बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता होगा। ठीक है, वो चीज भी छोड़िए, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है तो इसी सेट का कोई एक सबसेट ले लो। मान लीजिए आपने चेक किया, आपने ये पहले चेक किया, ये एल डी आया, ठीक है, ये स्पैन कर रहा था, ये प्रॉपर्टी ठीक है, बेसिस के लिए हम फर्स्ट कंडीशन चेक करना चाह रहे हैं ये वाली, और उसके लिए हमने चेक किया लीनियर इंडिपेंडेंस और वो उस केस में आया एल डी। तो आप क्या करोगे, इसी वेक्टर इसी सेट के कुछ, मान लो चार तो एल डी बना रहे हैं, तो इस चार में से कोई तीन एलिमेंट ले लिए, मान लीजिए वी1 वी2 और वी4, सॉरी ये यू थे, u1 u2 और u4, आपने ये तीन वेक्टर उठा लिए क्योंकि चारों ले रहे थे तो एल डी आ रहा है। ठीक है, तो इनमें से आपने कोई तीन वेक्टर उठा लिए u1 u2 और u4, और अब चेक किया क्या ये एल आई बन रहा है। ठीक है, बट हाँ ये इसमें जरूर होगा कि तीन वेक्टर्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन चेक करने पड़ेंगे आपको। मान लीजिए ये एल डी आ रहा था, ठीक है, इसमें नहीं कुछ भी कंक्लूड आप कर पाए, तो
आपने लिया U1 U3 U4, मतलब है अगर 4 एलिमेंट्स का सेट LD बन रहा है तो 3 एलिमेंट्स का सेट आपने इसका इसी में से 3 एलिमेंट्स को चूज करके उनको चेक करना पड़ेगा कि वो LI बन रहा है क्या वहां पे। मतलब है कि क्या S के पास एक ऐसा सबसेट है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो वो सबसेट, मान लीजिए S1 कोई सबसेट है, ये S1 था, ठीक है, ये S1 था। तो ऐसा कोई सबसेट अगर आपके पास मिल जाता है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेगा तो फिर वो उस केस में स्पैन करने के साथ साथ क्या करेगा, बेसिस भी वहां पे बन जाएगी हमारी। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इफ V इज फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस देन एनी टू V फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, मतलब वही फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के सेट से जनरेट अगर हो रहा है V वेक्टर स्पेस, ठीक है, देन एनी टू बेसिस ऑफ V हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और अगर आपके पास कोई दो बेसिस है, मान लीजिए मैं कह रही हूँ एक S1 बेसिस है ऑफ V वेक्टर स्पेस, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, S1 कोई बेसिस है, S1 कोई बेसिस है का मतलब है वो ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, L ऑफ S1 भी V वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है एंड S1 Li भी है, ये दोनों कंडीशन S1 सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह S2 कोई आपके पास वेक्टर स्पेस है, सॉरी S2 भी कोई बेसिस है V ऑफ F की, वो भी क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है कि S2 भी पूरे V को जनरेट कर पा रही है एंड S2 लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। क्लियर। तो ये थ्योरम क्या बोल रही है कि एनी टू बेसिस ऑफ V हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब है अगर S1 के अंदर मान लीजिए आपके पास 5 एलिमेंट्स थे, V1 V2 V3 V4 V5, ठीक है, देन S2 के अंदर भी चाहे W1 एलिमेंट्स अलग हो सकते हैं, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, ठीक है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 यहाँ है 5 ही यहाँ होंगे। बेसिस अगर बना रहे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम रहेंगे, ये एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम रहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए एक डेफिनेशन है मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ठीक है, अब आपने कोई सबसेट लिया वेक्टर स्पेस का, वो मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट बोला जाएगा इफ नो सुपरसेट ऑफ S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। मान लीजिए S कोई सबसेट है V का और उसमें है 3 एलिमेंट्स, ठीक है, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। 3 एलिमेंट रखने वाला सेट, मैं ये नहीं कह रही कौन से एलिमेंट, बट एनी 3 एलिमेंट्स आपने, S ऑब्वियसली सबसेट है V का, वेक्टर स्पेस से कोई 3 एलिमेंट चूज किया आपने V1 V2 V3 और एक सेट बना दिया दैट इज S, ठीक है। अब ये जो सेट आपने बनाया है और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और एक और कोई सेट बनाया S जिसमें मान लीजिए V1 जरूरी नहीं है, कोई और एलिमेंट हो, W1 W2 W3 W4, ये भी V का ही सबसेट है से S2 भी आपके पास V का सबसेट है, मतलब V से कोई 4 एलिमेंट आपने उठा के एक सेट बनाया और इसकी लीनियर इंडिपेंडेंस अगर आपने चेक की तो देखिए ये क्या कह रहा है, S सेट मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट कब बनेगा, जब 3 एलिमेंट रखने वाला सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए और अगर 3 से आप एक एलिमेंट भी ज़्यादा रखते हैं तो वो सेट कोई भी, मतलब 4 एलिमेंट रखने वाला कोई भी सेट अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट ना बने तो क्या कहेंगे कि यही सबसे बड़ा सेट है, ठीक है, जो लीनियरली इंडिपेंडेंट बनता है। क्लियर। अब देखिए आपने जो S2 सेट लिया था, S2 सेट आपने चेक किया और ये बना LD। इसी तरह से आपने कोई और सेट लिया, मान लीजिए S3 सेट लिया, उसके अंदर आपने यही एलिमेंट ले लिए V1 V2 V3 और एक एलिमेंट ले लिया V, और ये चेक किया इसकी लीनियर इंडिपेंडेंस तो ये भी LD आ रहा है। तब हम कहेंगे कि हर पॉसिबल, देखो 3 एलिमेंट अगर आप लेके कोई सेट बना रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि यही 3 एलिमेंट इस V वेक्टर स्पेस के अंदर ऐसे होंगे जो लीनियरली इंडिपेंडेंट बनते होंगे, मे बी यहाँ पे जो हमने लिया था W1 W2 W4 में भी ये 3 एलिमेंट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, बट 3 एलिमेंट का सेट अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट बन रहा है और अगर हम उसे 4 कर दिए या 5 कर दिए, W5 लेके 5 एलिमेंट का सेट अगर बना के देख रहे हैं तो वो ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट आए अगर बड़े सेट, तो हम बोलेंगे कि S जो 3 एलिमेंट्स को कंटेन करता है वो सेट क्या होगा, मैक्सिमल होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V।
क्लियर, मतलब सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा एलिमेंट रखने वाला यही वो सेट है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इससे ज्यादा एलिमेंट रखने वाले सेट लीनियरली डिपेंडेंट आएंगे, इन सिंपल वर्ड्स। ओके, देखो, अगर फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, देन एनी मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट, एनी कोई भी मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वी वो बेसिस बनाएगा वी। क्लियर? देखिए अभी जैसे इस एग्जांपल में क्या हमने चेक किया था कि v1 v2 v3 तीन एलिमेंट्स का सेट था, इसकी लीनियरली इंडिपेंडेंस चेक करी, लीनियरली इंडिपेंडेंट आए, और तीन से ज्यादा एलिमेंट रखने वाला कोई भी सेट था, वो क्या आ रहा था, एलडी बन रहा था। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि एक्चुअल में ये पूरे उसको स्पैन भी करना चाहिए, और वो चीज चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें। अगर यही मैक्सिमल है, हमें ये पता लग गया कि दिस सेट एस ये मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट है, तो यही बेसिस बना देगा। मतलब है जो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा तीन एलिमेंट रखने वाला अगर कोई सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट बन रहा है, उससे ज्यादा एलिमेंट रखने वाला सेट अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं बन रहा है, इसका मतलब है यही उसकी बेसिस ही है। तीन एलिमेंट रखने वाला सेट बेसिस बना देगा। इसी तरह W1 W2 W4 अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, कि ये मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट बन रहा है, इट मींस ये भी क्या करेगा, बेसिस बना देगा। ठीक है, कोई भी एनी कोई भी मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ये बेसिस बन सकता है उसके लिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑब्वियसली बेसिस में सेम रहेंगे। ठीक है, बेसिस में तीन ही एलिमेंट आएंगे, बट वो एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं। जैसे v1 v2 v3 बना रहे थे बेसिस, w1 w2 w4 भी बना सकते हैं, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो क्या है, दोनों में सेम रहेंगे, ये कहती है ये थ्योरम। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट जो हम बार बार बात कर रहे हैं, एक्चुअल में उसका क्या यूज क्या है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी बेसिस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड एज डायमेंशन। अब देखिए एस सेट है इज 1 0 0, ठीक है, 0 1 0 0 0 1, दिस इज सेट और v3 ओवर r इस वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट है दिस s, और ये हमने क्या चेक किया था, इज बेसिस ऑफ v, s इज बेसिस बनाता है ये v वेक्टर स्पेस के लिए, v3 के लिए। ठीक है, देन इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, वो बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट हैं, वो बनाएगी डायमेंशन ऑफ दैट वेक्टर स्पेस। ठीक है, अब हमने क्या देखा था कि जरूरी नहीं है कि ये जो एस सेट है सिर्फ यही बेसिस हो, कोई और भी बेसिस हो सकता है। मान लीजिए S1 कोई सेट हो गया एंड दैट इज 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1। अब ये एक S1 सबसेट है v3 ओवर r का, और ये भी बेसिस बनाता है S1 इज, ये बताया था। या फिर आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करें और इसको चेक करें कि क्या ये बेसिस बनाता है। S1 इज बेसिस ऑफ v3 ओवर f, देन हम कहेंगे डायमेंशन ऑफ v3 ओवर f है 3। देखिए डायमेंशन S1 से नहीं लिख रहे, S1 हेल्प कर रहा है उस पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करने के लिए, बट ये तीन एलिमेंट ही इनफ हैं पूरे v को जनरेट करने के लिए। इट मींस वो S1 बेसिस बनेगा वहां पे। ठीक है, ऑब्वियसली लीनियरली इंडिपेंडेंट यहाँ पे होने चाहिए, और डायमेंशन उस वेक्टर स्पेस की हो जाएगी 3। अब देखिए S भी बेसिस बना रहा है हमारा, और S1 भी बेसिस बना रहा है। S और S1 दोनों सेट अलग हैं, ठीक है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में क्या है, सेम। तो डायमेंशन क्या रहेगी, यूनिक हो गई डायमेंशन। ठीक है, एक डायमेंशन एक क्वांटिटी होती है, और बेसिस के अंदर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं आपके। सो यहाँ पे बेसिस के एलिमेंट्स अलग अलग हो गए, पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट मीन डायमेंशन उस वेक्टर स्पेस की क्या रहेगी, 3 ही रहेगी। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। डायमेंशन सिंपल है, बेसिस अगर आपने कोई सेट चेक कर लिया वो बेसिस बना रहा है किसी वेक्टर स्पेस के लिए, तो क्या होगा, उसमें कितने एलिमेंट आएगी आप काउंट कर लोगे। इसी तरह से अगर आपने R2 ओवर R ये वेक्टर स्पेस है, इसकी अगर कोई बेसिस एलिमेंट्री बेसिस से, देखिए आप हर सेट के लिए डायमेंशन अगर बतानी हो तो एटलीस्ट एलिमेंट्री बेसिस तो आपके पास है ही 1 0
0,1 ये एलिमेंट्री बेसिस हैं आपके, और ये पूरे वेक्टर स्पेस R2/R को जनरेट कर देती हैं। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट भी है, तो बेसिस ऑफ S इज बेसिस ऑफ R2/R। ठीक है, सो डायमेंशन ऑफ R2/R इज कितनी हो जाएगी, 2। इसी तरह अगर आप देखें तो डायमेंशन ऑफ R3/R, देखो एक जनरल टर्म एक बोली नहीं जाती है कि अगर R³ है देयर इज n डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस, 2D स्पेस, तो वो एक्चुअल में उसी से ही यहाँ पे बात आ रही है। सो डायमेंशन ऑफ R³/R3, डायमेंशन ऑफ Rn/R, डायमेंशन ऑफ Rn/Rn। क्लियर? इसकी बेसिस बता सकते हैं आप लोग कैसे होगी, बेसिस ऑफ Rn/R किस तरह से रहेगी, एटलीस्ट एक तो बता ही सकते हैं हम, जो एलिमेंट्री बेसिस होती हैं वो। क्लियर? एक नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ ए फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ वेक्टर दैट वेक्टर स्पेस V है। इस चीज का मतलब देखिए, कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट, ठीक है, V वेक्टर स्पेस का कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट, मान लीजिए V1 V2 V3, ये आपके पास 3 वेक्टर हैं और ये Li है। ठीक है, बट ये बेसिस नहीं बना पा रहा है। क्लियर? तो इस सबसेट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब एक वेक्टर हम इसमें डाल के देखेंगे, मान लीजिए दैट इज V4, और अब हम चेक करेंगे कि क्या ये स्टिल बेसिस बना पा रहा है। बेसिस बना पाना मतलब अभी भी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेगा और पूरे V को वेक्टर स्पेस को जनरेट करता है या नहीं, ये दो चीज़ें। तो बात है कि अगर कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, वो जरूरी नहीं है कि वो बेसिस ही बन गया वहाँ पे। ठीक है, पूरे वो वेक्टर स्पेस को वहाँ जनरेट भी करना चाहिए। तो इसके लिए एग्जांपल देखिए कि आपके पास से S सेट में है 1 0 0 एंड 0 0 1। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो पॉज करके ये चेक करना है कि इज S Li, क्या S लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो क्या ये बेसिस बना पाएगा, क्या ये पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर पा रहा है। ठीक है, उस चीज़ के लिए देखिए, पहले सबसे पहले तो इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करते हैं, और इफ दिस ये वेक्टर स्पेस R³/R वेक्टर स्पेस का ये कोई सबसेट हमने चूज किया है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इस फील्ड से स्केलर्स लीजिए और वो चेक कीजिए, मान ले ए बी आपने फील्ड से स्केलर लिए, और चेक कीजिए कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। सो A टाइम्स फर्स्ट वेक्टर दैट इज 1 0 0 प्लस B टाइम्स 0 0 1 इज इक्वल्स टू द जीरो वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस। सो यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई करना है स्केलर्स को वेक्टर से, देन हमारे पास आ जाएगा A0 B इक्वल्स टू, अब कोऑर्डिनेट्स इक्वल, कोऑर्डिनेट वाइज इनको अगर हम इक्वेट कर देंगे तो A की वैल्यू 0 एंड B इज 0, तो हमारे पास जो दोनों स्केलर थे वो दोनों 0 आ गए। इट मीन्स दिस गिवन सेट S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, सिंपल। बट देखिए, हमने एक प्रॉपर्टी है फर्स्ट चैप्टर में ही कि सॉरी इसी चैप्टर में होगी मे बी, हाँ, कि अगर कोई सेट S है और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका हर सबसेट वो लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेगा। बट क्या ये श्योर है कि अगर लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है तो उसका सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेगा, बट क्या इसमें एक और अगर हम एलिमेंट ऐड करें तो क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेगा, तो उसका आंसर है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बहुत पॉसिबल केसेस हैं यहाँ पे। सो अभी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये बेसिस, क्या ये बेसिस बनेगा, इज एस अ बेसिस ऑफ R³ R³ की क्या ये बेसिस है। बेसिस बनने के लिए क्या होगा, हर एक एलिमेंट R³ का इससे जनरेट होना चाहिए, इस सेट से। अब मैंने एक एलिमेंट ले लिया से XYZ, R³ का मतलब है XY और Z तीनों रियल नंबर है। ठीक है, तो अब XYZ
क्या ये एलिमेंट इन दोनों एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है क्या इन दोनों की हेल्प से बन सकता है एक्स वाई जी एलिमेंट। तो हम क्या करते हैं उस चीज़ को चेक करने के लिए, आपने कोई आर्बिट्रेरी यहाँ पे स्केलर चूज किए फील्ड से ए और बी टाइम्स दिस वेक्टर करके आपने सम करके लिख दिया है। सो यहाँ से आया आपके पास एक्स वाई जी इज इक्वल्स टू ए 0 बी। अब इनको इक्वेट करेंगे तो ए की वैल्यू आ गई एक्स एंड बी की वैल्यू, ए की वैल्यू तो आ गई एक्स और बी की वैल्यू आ गई जी। ठीक है, सो ए और बी आपके पास वेक्टर मिल गए, बट यहाँ पे ये कंडीशन क्या आई, y इक्वल्स टू 0। जब y इक्वल्स टू 0 रहेगा तो ऐसे एलिमेंट्स को तो आप जनरेट कर सकते हो। कैसे एलिमेंट्स, जिनके अंदर सेकंड जो कोऑर्डिनेट है वो 0 रहे। मान लीजिए 2 0 3 -5 0 √2, ऐसे एलिमेंट्स सब जनरेट हो जाएंगे। बट अगर कोई ऐसा एलिमेंट रहा 2 1 3, तो ऐसे एलिमेंट इन दोनों की हेल्प से हम नहीं लिख सकते लीनियर कॉम्बिनेशन में। ठीक है, इसका मतलब है पूरा आर क्यूब जनरेट नहीं हो सकता। इस टाइप के जो एलिमेंट है जिनमें सेकंड कोऑर्डिनेट 0 नहीं होगा, इस टाइप के एलिमेंट आप इस एस सेट की हेल्प से नहीं बना पा रहे हैं। इट मीन्स ये एस सेट क्या है, बेसिस नहीं है। ठीक है, बेसिस नहीं बना पा रहा है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इस लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो उसे एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस सेट को एक्सटेंड करके मान लीजिए एक वेक्टर हमने, जो आपको सुटेबल लग रहा हो, आपने एक वेक्टर इसमें यहाँ पे ऐड कर देना है। अब कोई वेक्टर ऐड किया, अब हमें साफ साफ इस सेट के अंदर दिख रहा है कि इस सेट के अंदर अगर हम एक ऐसा वेक्टर 1 0 0 तो है, सेकेंड वेक्टर 0 0 1 है, थर्ड वेक्टर अगर हम कोई ऐसा कुछ ऐड कर दें तो देखो ऑब्वियसली एक वेक्टर आप ये भी तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बट वो बहुत ही ऑब्वियस है, मैंने इसलिए ये चूज कर लिया कि क्या ये वेक्टर अगर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं इस सेट के अंदर तो क्या स्टिल ये लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेगा। तो उसके लिए अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी सी स्केलर अपने फील्ड से चूज किए और ए टाइम्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर b टाइम्स ऑफ सेकेंड वेक्टर, लीनियर इंडिपेंडेंस चेक कर रहे हैं इसकी, c टाइम्स ऑफ 0 1 1 इक्वल्स टू 0 0 0। तो ये बना आपके पास a, स्केलर्स को मल्टीप्लाई करके, सम भी मैं साथ में कर रही हूँ, जिसको प्रॉब्लम, जिस बच्चे को प्रॉब्लम लगी वो एक एक स्टेप में करेगा इसे। b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 0 0। ठीक है, क्वेट करने पे a 0 c 0 b प्लस c 0, सी क्योंकि 0 है तो इट इम्प्लाइज कि बी भी यहाँ पे 0। तो देखिए ये आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट था, उसको एक्सटेंड किया क्योंकि वो बेसिस नहीं बना पा रहा था, तो ऑब्वियसली इसका मतलब है एक और एलिमेंट हम उसमें ऐड करके देखेंगे, स्टिल वो लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेगा। बिकॉज अगर वो मैक्सिमल होता, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखने वाला लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट अगर यही पहले ही होता तो ये बेसिस भी बना देता। ठीक है, बट क्योंकि ये बेसिस नहीं बना पा रहा, इट मीन्स ये मैक्सिमल नहीं है, इसमें आप और एलिमेंट भी ऐड कर सकते हो कि सच दैट वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी रहे। ठीक है, ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट भी रहा और इसने क्या है, ये बेसिस भी बनाएगा। तो बेसिस भी बनाएगा, उसके लिए आपको इसे चेक करना पड़ेगा अभी बेसिस के लिए, जैसे अभी हमने किया था। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए रिजल्ट है, इफ वी एफ इज ऑफ डायमेंशन n, ठीक है, देन एनी एन, कोई भी n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर बेसिस बना देंगे। अब सबसे पहले ये देखिए, वी एफ इज ऑफ डायमेंशन n, किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन बताने का मतलब है उसके जरूर ही बेसिस भी पता है, और बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, तभी उसकी क्या कही गई है, डायमेंशन n। ओके, सो बी एफ वेक्टर स्पेस के पास बेसिस है और उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, सो दैट कि हम कह सकें उसकी डायमेंशन n है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर डायमेंशन n है तो कोई भी n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर बेसिस बना सकते हैं। अगर पहले से बोला गया हो कि BF एक वेक्टर स्पेस है ऑफ डायमेंशन मान लीजिए 3, तो आपने सिर्फ किसी सेट को अगर बेसिस चेक करना है तो उस सेट के अगर 3 उसकी डायमेंशन है तो एनी 3 वेक्टर्स के सेट को सिर्फ आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना होगा। अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आए तो क्योंकि उसकी डायमेंशन भी n है, मतलब बेसिस के लिए भी 3 ही एलिमेंट चाहिए और वो 3 क्या होने चाहिए, जनरेट करने चाहिए,
पूरे वेक्टर स्पेस को, और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए। तो सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंस अगर आप वहाँ पे चेक करेंगे तो आप कह देंगे कि क्योंकि इसकी डायमेंशन भी 3 थी और ये 3 वेक्टर्स का सेट है जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, इट मीन्स ये वहाँ पे बेसिस बनाएगा। क्लियर? अगर ऐसा गिवन होता है तो सिंपली बेसिस के लिए आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट उन वेक्टर्स को चेक करना है। अब नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, अगर W एक सबस्पेस है, W एक सबस्पेस है ऑफ वेक्टर स्पेस V, देन ऑब्वियसली V अगर फाइनाइट डायमेंशन है, देखो उससे पहले जो हमने थ्योरम पढ़ी थी वहां पे हम वर्ड यूज करते थे फाइनाइटली जनरेटेड, फाइनाइटली जनरेटेड, क्योंकि वहां पे उस टाइम तक हमने डायमेंशन के बारे में बात नहीं की थी। फाइनाइट अब हम यूज कर रहे हैं फाइनाइट डायमेंशन। ओके, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस की जगह पे फाइनाइट डायमेंशन। अब V एक फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, मान लीजिए इसकी डायमेंशन है n और W कोई उसका सबसेट है, ठीक है, सबसेट है और वो सबस्पेस बनता है, तो वो भी क्या रहेगा, फाइनाइट डायमेंशन रहेगा और से उसकी डायमेंशन है m। देन डायमेंशन ऑफ W इज लेस देन इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V, मतलब m इज लेस देन इक्वल टू n रहेगी। ये मैंने सिंबल यूज किया है, दिस इज सबसेट, W इज कंटेन्ड इन V, तो डायमेंशन ऑफ W डायमेंशन ऑफ V की या तो बराबर रहेगी या लेस रहेगी। ठीक है, सिंपल। ओके, क्या ये इक्वल हो सकती है डायमेंशन? हाँ, ये इक्वल हो सकती है। कब? अगर V और W दोनों सेम हो, इफ V वेक्टर स्पेस और W, ठीक है, इफ बोथ दे आर इक्वल देन डायमेंशन ऑफ W इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V। नेक्स्ट अब एक प्रॉब्लम देखते हैं हम। प्रूव दैट दिस सेट S which has 4 element spans the vector space R cube over R, इस वेक्टर स्पेस को स्पैन करता है, ये जनरेट करता है पूरे को, बट ये बेसिस सेट नहीं है, ये हमने शो करना है। ठीक है, सो इन वेक्टर्स को से नाम दे दीजिए V1 V2 V3 एंड V4। सबसे पहले स्पैन करता है R क्यूब को, ये दिखाना है, तो स्पैन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कोई भी एक जनरल एलिमेंट लेना पड़ेगा। लेट ABC बिलोंग्स टू R क्यूब, ठीक है, वेक्टर स्पेस का कोई जनरल एलिमेंट बी एनी लिख सकते हो, आर्बिट्रेरी है ये, यानी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। ठीक है, अब इस और आपने क्या करना पड़ेगा, स्केलर कोई फील्ड अल्फा बीटा गामा और डेल, हमने कोई फील्ड से स्केलर चूज कर लिए सच दैट कि क्या ABC को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। अल्फा टाइम्स V1, बीटा टाइम्स V2, गामा टाइम्स V3, डेल टाइम V4। अब V1 V2 V3 4 की वैल्यू अल्फा इज 100, बीटा 110, गामा 111 एंड डेल्टा 010। स्केलर्स को मल्टीप्लाई करके सम करना है, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सेकेंड बीटा प्लस गामा प्लस डेल, थर्ड एलिमेंट में है हमारे पास गामा। ओके, दिस इज इक्वल्स टू B, सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनकी वैल्यूज हमारे पास आनी चाहिए ना, अल्फा बीटा गामा डेल की। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा A, बीटा प्लस गामा प्लस डेल की वैल्यू है B एंड गामा इज C। ठीक है, तो हमारे पास ये स्केलर्स में अल्फा प्लस बीटा हो गया A माइनस C, इसी तरह से बीटा प्लस गामा हो गया, सॉरी बीटा प्लस डेल हो गया B माइनस C। ओके, इन दोनों इक्वेशन में हमने थर्ड इक्वेशन का यहाँ पे यूज कर दिया है। सो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई, और अल्फा इज A माइनस C माइनस बीटा, और बीटा की वैल्यू है यहाँ B माइनस C माइनस डेल। अगर बीटा की वैल्यू हम यहाँ यूज कर लेते हैं तो अल्फा की वैल्यू भी हमारे पास A माइनस C माइनस B प्लस C प्लस डेल। ठीक है आंसर, और अल्फा इज A माइनस B प्लस डेल। अल्फा की वैल्यू A B और डेल के अंदर आ गई, सॉरी
यहाँ पे बीटा की वैल्यू भी हमारे पास बी माइनस सी माइनस डेल, और गामा की वैल्यू भी हमारे पास ये आ गई इससे। देखिए ये सेट हमारे पास दिया था, ये स्पैन करता है, सिर्फ इतनी हमने चेक करनी थी बात। तो ये अगर अल्फा बीटा गामा हम इस तरह से चूज करेंगे, आप बोलेंगे कि अभी तो यहाँ पे डेल यहाँ पे आया हुआ है, इस डेल को किसी पर्टिकुलर टाइम पे इफ अगर हमने डेल 0 ले लिया तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए माइनस बी, बीटा इज बी माइनस सी, गामा सी, तो डेल है हमारा 0। अगर हम ये यहाँ वैल्यू रखते हैं तो इसका मतलब है ए बी सी कोई भी वेक्टर आर क्यूब का लिखा जा सकता है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर यहाँ पे आप डेल को 0 ना चूज करके 1 चूज किया होता तो उस केस में अल्फा हो जाता आपका ए माइनस बी प्लस 1, बीटा इज बी माइनस सी माइनस 1, गामा इज सी, तो डेल आपका हो जाता 1। ठीक है, तो उसी फॉर्म में ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता था। सो ए बी सी की वैल्यू कितनी हो जाती, ए बी सी वेक्टर इज ए माइनस बी, अगर हम ये लेते हैं कि डेल को अगर हमने 1 चूज किया है तो प्लस 1 टाइम्स ऑफ v1 प्लस b माइनस सी माइनस 1 टाइम्स v2 प्लस c टाइम्स v3 प्लस 1 टाइम्स v4। तो इसका मतलब है ए बी सी वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। क्लियर? बट ये लीनियर स्पैन तो ठीक है, मतलब क्या, एल ऑफ एस इज इक्वल टू आर क्यूब ओवर आर, ये तो हमने चेक कर लिया। बट अभी एक सेकेंड चीज बेसिस बनाने के लिए क्या और चेक करना होता है हमें, सच दैट दिस सेट एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है? तो ये अब आपने चेक करना है यहाँ पे कि दिस एस सेट इज एस एल आई। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई स्केलर आपने लेने हैं फील्ड से, और स्केलर मान लीजिए अल्फा बीटा गामा डेल के लिए अल्फा बीटा गामा v3 डेल v4 इज इक्वल्स टू आर क्यूब का 0 वेक्टर। ठीक है, v1 v2 v3 की वैल्यू आपने यहाँ पे डालनी है। और अगर अल्फा बीटा गामा और डेल इन सब की वैल्यू 0 0 0 0 अगर आती है, ठीक है, तो हम बोल पाएंगे, या फिर ऐसे आप लिखिए मत, अल्फा बीटा गामा और डेल सबकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0, देन ही हम बोल पाएंगे देन एस इज एल आई। बट आप लोगों ने चेक करना है, अभी वीडियो को पॉज कीजिए, सब चेक कीजिए कि क्या ये सब वैल्यू 0 आ रही है। आप लोगों ने देखा एस हमारा एल डी आएगा। अगर एस एल डी है तो इसका मतलब क्या है, इसका जरूर ही कोई ऐसा सबसेट हम ले सकते हैं जो लीनियर इंडिपेंडेंट, बिकॉज अगर कोई सेट एल डी है इसका मतलब उसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जो बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, मतलब एक एक्स्ट्रा एलिमेंट वो रख रहा है। अगर उस एलिमेंट को अगर हम हटा के फिर हम चेक करें तो वो क्या करेगा, बेसिस बना देगा, मतलब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये 4 वेक्टर है, मान लीजिए हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड वेक्टर लेके चेक किया, मतलब कोई एक सबसेट इसका लेके हमने चेक किया, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वो होना चाहिए। वहां पे क्या करना है, अभी हमने कोई एस से S1 सेट है हमारे पास, से S1 कोई सबसेट ले लिया इसी का, और उसमें v1 v2 v3 वेक्टर्स ले लिए, इसे चेक करना है, ये क्या होगा आपके पास एल आई चेक करना है इसमें। और क्या एल ऑफ S1 स्टिल पूरे आर क्यूब को जनरेट कर रहा है, तभी हम बोल पाएंगे, ये दोनों चीजें आपने चेक करनी है, तभी हम बोल पाएंगे कि दिस S1 इज बेसिस ऑफ आर क्यूब। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये बेसिस बनाएगा, तो इसका मतलब क्या है, इस चीज से आपको क्या पता क्या लगता है कि कोई, देखिए ये 4 वेक्टर रखने वाला सेट स्पेन तो कर रहा था, बट ये क्या नहीं बना पाया, बेसिस। मतलब है कि ये 4 वेक्टर रखने वाला स्पेन कर देगा, बट वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वहां पे नहीं होगा। ठीक है, किसी वेक्टर स्पेस से लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसका कोई सबसेट हमने लिया, सबसेट ऑफ S1, वो क्या रहा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये एल आई था, इसका सबसेट भी एल आई रहेगा ऑलवेज, ये तो चीज ट्रू है। ठीक है, सॉरी ये एल आई नहीं था, ये एल डी था। एल डी का कोई सबसेट एल आई भी हो सकता है, एल डी भी हो सकता है। तो हमने इनमें चेक किया कि ये क्या आया, एल आई हमारे पास आया, और ये क्या स्टिल क्या करेगा, स्पेन करेगा अगर आर क्यूब को
स्पैन्स आर क्यूब, देन हम बोल देंगे S1 क्या है यहाँ पे, बेसिस हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, इसका मैं हिंट देना चाहूंगी किस तरह से आपने इसको समझना है। शो दैट दिस सेट, ये गिवन सेट है, इसमें 3 एलिमेंट है, ठीक है, इज अ बेसिस ऑफ V3 ओवर C। ओके, इस चीज का मतलब समझिए, V3 ओवर C ये C कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है ओवर फील्ड C। इट मीन्स C क्यूब का मतलब है C क्रॉस C क्रॉस C, जिस तरह से R क्यूब होता है, ठीक है, उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ये आपके पास एक नंबर लिखा है, सेकेंड ये कॉम्प्लेक्स नंबर 0, 1 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, तो ये एलिमेंट बिलोंग करता है सी क्यूब में। ठीक है, इसी तरह से इस सी क्यूब ओवर सी वेक्टर स्पेस के 3 एलिमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, और इसे ये बताना है कि ये सेट बेसिस होगा। ठीक है, से ये लेट कर लेना इसे कि ये सेट एस है आपका, और उसके अंदर ये 3 एलिमेंट हैं V1 V2 V3, वेयर V1 इज दिस, V2 और V3, ये आपने मेंशन करना है यहाँ पे। तो ये इस सेट को बेसिस दिखाना है। ठीक है, और वेक्टर स्पेस है सी क्यूब ओवर सी। इफ यू नो इट्स डायमेंशन, देन अगर आपको पता है कि इसकी डायमेंशन कितनी है, जैसे आर क्यूब ओवर आर डायमेंशन कितनी होती है 3, इसी तरह सी क्यूब ओवर सी डायमेंशन कितनी होगी वहां पे 3। इफ यू नो दिस, देन आप वो रिजल्ट जो अभी हमने डिस्कस किया था वो यूज करके कि अगर डायमेंशन उसकी पता है, तो अगर ये 3 वेक्टर्स, इफ दीज 3 वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, देन आप बोल दो कि यही बेसिस बनेंगे। ओके, अगर आपको ये डायमेंशन नहीं पता है तो क्या करना पड़ेगा बेसिस के लिए, तो लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करनी है, और सेकंड कि दिस एस स्पैन्स होल सी क्यूब ओवर सी। ये 2 काम आपको करने पड़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये हिंट है यहाँ पे, ये दोनों काम इस सेट के लिए चेक करने हैं। और सेकंड जो पार्ट है इस क्वेश्चन का कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज 3 एलिमेंट, इन 3 एलिमेंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। इस चीज का कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है, ठीक है, देखिए इसका मतलब है 1 0 0 जब इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेट आपने ए बी सी फील्ड से 3 एलिमेंट लेट किए, ए टाइम्स ऑफ दिस v1 वेक्टर प्लस b टाइम्स ऑफ 2i1 1 प्लस c टाइम्स ऑफ दिस 0 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। ठीक है, ये 3 यहाँ पे आपने इस तरह से स्केलर चूज किए, और इस वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, मतलब है ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकलेगी, ए बी और सी को आपने इन स्केलर्स को मल्टीप्लाई करना है वेक्टर में अंदर, और एडिशन करना है ए प्लस 2 आयोटा बी। ठीक है, इसी तरह ये ए टाइम्स आयोटा प्लस बी प्लस सी टाइम्स 1 प्लस आयोटा, सेकेंड एलिमेंट हो गया ये। थर्ड एलिमेंट आपके पास है b प्लस सी टाइम्स 1 माइनस आयोटा। अब इसको इक्वेट करना है 1 0 0 से, और a b और c कॉम्प्लेक्स नंबर है ये a b और c, ठीक है, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो ये a b और c क्या हो जाएंगे, इस फर्स्ट एलिमेंट के लिए कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। लाइकवाइज ये सेम प्रोसेस आपने रिपीट करना है 0 1 0 के लिए। देखो ये तो राइट साइड सेम ही रहेगी, और वो किसके लिए लिखनी है 0 1 0 के लिए यही आएंगी, a प्लस 2 आयोटा b, a आयोटा प्लस b प्लस सी टाइम्स 1 प्लस आयोटा, b प्लस सी टाइम्स 1 माइनस आयोटा। ठीक है, ये इसी तरह, और लाइकवाइज ही आपने 0 0 1 के लिए भी चेक करना है। तो यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू जो तीनों के लिए अलग अलग निकलेगी वो कहलाएंगे कोऑर्डिनेट्स। आई होप इस तरह से आप कर पाओगे इसे। नेक्स्ट देखिए, प्रॉब्लम नंबर 8 है, डिटरमाइन अ बेसिस ऑफ द सबस्पेस स्पैन बाय दिस। अब मान लीजिए आपके पास वेक्टर स्पेस है आर क्यूब ओवर आर, ठीक है, उस वेक्टर स्पेस को स्पैन करने का लिए एक सेट है हमारे पास, गिवन है से v1 v2 v3 v4। ये मेंशन करना पड़ेगा कि v1 आप किसे लिख रहे हैं, कि v1 ये है, v2 v3 और v4, ये 4 वेक्टर्स हमारे पास यहाँ गिवन है, v1 v2 v3 v4, और ये स्पैन करते हैं, ठीक है, आर क्यूब को। तो अभी ये स्पैन करते हैं आर क्यूब को, बट अभी बेसिस बतानी है। ऑब्वियसली हमें पता है, ठीक है, साइड में हमें पता है कि डायमेंशन ऑफ आर क्यूब कितनी होती है 3। इसका मतलब है 3 ही वेक्टर हो सकते हैं बेसिस में, और यहाँ 4 वेक्टर दिए हैं। ठीक है,
बेसिस से ज्यादा वेक्टर अगर हम रखते हैं तो वो स्पैन कर पाता है उसको। ये एक बात ध्यान रखिए, देखो बेसिस वेक्टर, बेसिस में जितने वेक्टर्स है ना उससे ज्यादा वेक्टर का कोई सेट है, बेसिस वेक्टर्स अगर कंटेन है किसी सेट के अंदर, ठीक है, मतलब कोई ये एस सेट है, इसी को देख लीजिए, ये अगर बेसिस से ज्यादा एलिमेंट रखता है तो भी स्टिल ये एस स्पैन कर पाएगा वेक्टर स्पेस को, बट ये क्या नहीं हो पाएगा, नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा, इस वजह से बेसिस नहीं बनता। ठीक है, अब अगर बेसिस से कम अगर कोई हो तो बेसिस के अंदर प्रॉपरली कंटेन होने वाला कोई सेट होगा तो वो क्या होगा, स्पैन नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसे डज नॉट स्पैन ऐसे लिखो, डज नॉट स्पैन, पूरे वी को स्पैन नहीं कर पाएगा। अगर बेसिस में 3 एलिमेंट आने चाहिए और इस सेट के अंदर 2 अगर एलिमेंट हैं तो वो स्पैन नहीं कर पाएंगे पूरे वेक्टर स्पेस को, बट वो क्या रहेंगे, एल आई रहेंगे। ठीक है, बेसिस से बड़ा वेक्टर, बेसिस से ज्यादा वेक्टर रखने वाला स्पैन तो कर देगा पूरे वी को, पर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा, और बेसिस से कम एलिमेंट रखने वाला सेट वो स्पैन नहीं कर पाएगा वी को, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेगा। ये बात जो ध्यान रखना। ठीक है, अब हमारे पास जो स्पेस है वो आर क्यूब का, हम देखो इसे इजीली देख सकते हैं कि रियल नंबर ही सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो मतलब ये आर क्यूब का यहाँ पे वेक्टर स्पेस है और उसकी डायमेंशन 3 होती है, एंड दिस सेट एस, उसमें ज्यादा एलिमेंट्स हैं। ठीक है, बेसिस से ज्यादा एलिमेंट रख रहा है ये, ओके, इट मीन्स ये स्पैन तो कर देगा बट ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो इसमें से हमें कुछ ऐसे वेक्टर्स चूज करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे 3 ही वेक्टर रख सकते हैं बेसिस के लिए हमें पता है, तो एक वेक्टर हमें कोई ऐसा हटाना पड़ेगा सच दैट कि वो क्या बना दे, बेसिस बना दे। ओके, अब इसकी डायमेंशन 3 है तो ऑब्वियसली एनी 3 वेक्टर्स कैन फॉर्म द बेसिस। तो अभी बेसिस बतानी है इस सब स्पेस की, तो उसके लिए इजी तरीका एक ये है, मैट्रिक्स की फॉर्म में, मैट्रिक्स की हेल्प से हम कर सकते हैं। क्या करना है, v1 v2 v3 v4 चारों वेक्टर्स को यहाँ पे रो में लिख लेना है, -3 1 2, सेकेंड है 0 1 3, थर्ड है 2 1 0 और फोर्थ है 1 1 1। ये 4 वेक्टर्स हमने यहाँ में रो में लिख लिए हैं। अब इन चारों वेक्टर्स की हेल्प से रो रिडक्शन लगाना है यहाँ पे इस मैट्रिक्स में, और जो नॉन जीरो एंट्रीज आएंगी उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास जो वेक्टर मिलेंगे, देखिए जिस तरह से भी इजीली सिंप्लीफाई हो पाए इसे हम कैसे लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अगर ये 1 1 1 ये वेक्टर हमने यहाँ लिखा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐसा भी यहाँ पे कर सकते हैं, 2 1 0, किसी मैट्रिक्स के अंदर रो चेंज इंटरचेंज हम कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, कौन सा ऑपरेशन लगाया, R1 को R4 से इंटरचेंज कर दिया, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। अब इसमें रो रिडक्शन लगाएंगे, क्या करेंगे, R2 सॉरी R3 तो में तो यहाँ एंट्री 0 है, R3 -2 टाइम्स ऑफ R1 जब हम करेंगे तो यहाँ पे हम 0 बना लेंगे। इसी तरह फोर्थ के लिए R4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1 जब हम करेंगे यहाँ पे हमने एंट्री 0 बना ली। इस तरह से रो रिडक्शन लगा के हम लोग देखेंगे कि ये एलिमेंट किस तरह से बन गए, रिड्यूस हो गए इसमें 0 1 3, और ये हमारे पास एक एलिमेंट आया 0 0 1, और लास्ट जो एंट्री थी वो पूरी 0 बन गई। इसका मतलब क्या है, ये जरूर ही लीनियरली डिपेंडेंट सेट था, एस क्या था, लीनियरली डिपेंडेंट। तो अब लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कौन से हुए, अब बेसिस कौन बनाएगा, बेसिस ये 3 वेक्टर हमारे यहाँ पे बेसिस बना देंगे, 1 1 1 0 1 3 0 0 1। ठीक है, क्योंकि बिकॉज डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस जो कि R³ ओवर R है इज 3 है, देयरफॉर एनी थ्री linearly independent vectors can form basis। तो बेसिस बना सकती है, समझ में आई ये बात। तो हमने क्या किया, इजी हो गया हमारे लिए, इस पूरे स्पेस में से इस सेट के अंदर से हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स चूज कर लिए। ये मैं पता था क्योंकि 4 वेक्टर है तो जरूरी LD रहेंगे, तो उन LD में से आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, अब देखो हमने ये वेक्टर चेंज हो गए, आपको लग रहा होगा ये वेक्टर चेंज हो गए। ठीक है, 1 1 1 तो वेक्टर सेम है, 0 1 3 वेक्टर भी चेंज है, ये 0 0 1 है, तो उस वो 0 0 1 वेक्टर आपको किससे मिला है, हमें 2 1 0 से मिला था, तो वो 3 वेक्टर अगर आप रखोगे तो वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। ठीक है,
चाहे ये रख लो 0 0 1 की जगह पे, वो आप लीनियरली इंडिपेंडेंट उसको भी आप चेक कर सकते हो। अदरवाइज एनी 3 वेक्टर्स भी क्योंकि बेसिस के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 वेक्टर भी आप बेसिस उसकी बता सकते हो। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल नंबर 11 है। इसमें देखिए, इफ अ सबस्पेस W ऑफ R4 इज जनरेटेड बाय दीज वेक्टर्स, कोई सबस्पेस है W R4 का और वो जनरेट होता है इन 3 वेक्टर्स से। वन इज 3 8 -3 -5, सेकेंड वेक्टर इज 1 -2 5 -3, थर्ड इज 2 3 1 -4। ये आपके पास 3 वेक्टर्स से स्पैन करते हैं W को। अगेन जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि वो 4 वेक्टर थे, वो स्पैन कर रहे थे पूरे वेक्टर स्पेस को, बट वो जरूरी नहीं बेसिस बनाए। तो वही केस W के साथ है। अभी ये W को स्पैन कर रहे हैं, ठीक है, जनरेट कर रहे हैं, बट क्या ये बेसिस है W की? तो बेसिस W की चेक करनी है। तो अगेन इसको हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स, ये आपने इनकी रो बना देनी है। -3 -5 रो में लिख देने हैं इन वेक्टर्स को, 5 -3 2 3 1 -4। अब इनमें या तो इनको एक्सचेंज कर लो, 1 को ऊपर लेके चले जाइए, मतलब है रो रिडक्शन लगा के आपने देखना है कि यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 -2 5 -3 0 7 -9 2 एंड 0 0 0। इसका मतलब क्या है कि इन ये तीनों वेक्टर Li नहीं थे, इनमें से कोई 2 ही वेक्टर थे जो लीनियरली इंडिपेंडेंट आएंगे। इसका मतलब है जब जितने वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गए वो आप क्या लिख दोगे, बेसिस के अंदर लिख देंगे, ठीक है, 2 वेक्टर्स। और डायमेंशन कितनी हो जाएगी, डायमेंशन किसकी, W की बारे में बात कर रहे थे, तो डायमेंशन ऑफ W 2 हो जाएगी। अब ये वेक्टर डायमेंशन ऑफ W बेसिस आपको मिल गई, ठीक है, ये कोई सबस्पेस था उसकी बेसिस आपको मिल गई, बेसिस ऑफ W। अब क्या करना है, ये इस बेसिस को एक्सटेंड करना है, मतलब ये पूरे वेक्टर स्पेस के लिए नहीं बन पा रही है, ठीक है, इसे अभी हमने एक्सटेंड करके पूरे R4 के लिए बेसिस बनानी है। ये है ना सेकंड पार्ट, ऑल्सो एक्सटेंड दिस बेसिस टू गेट ए बेसिस ऑफ R4। W की जो बेसिस आई है उसे एक्सटेंड करना है। मतलब अभी हमें पता है R4 की डायमेंशन कितनी होती है, 4, और W के पास 2 ही अभी वेक्टर्स हैं, तो इसके अंदर एटलीस्ट 2 वेक्टर हमने, एटलीस्ट नहीं 2 वेक्टर हमें इसके अंदर डालने पड़ेंगे, सच दैट किस तरह के वेक्टर डालने पड़ेंगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी रहे और वो पूरे R4 को स्पेन कर दें। अब क्योंकि हमें इसकी डायमेंशन पता है तो सिर्फ क्या जरूरी रह गया अब हमारे लिए कि 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट हमें पता है, इसके लिए बेसिस बना देगा। अब इस चीज को आप एक चीज इनसाइट यहाँ पे ले, 1 -2 5 -3 0 7 -9 और 2, ये वेक्टर्स हमारे पास हो गए। अब हमें पता है कोई भी अगर एक वेक्टर मैंने ऐसा इंट्रोड्यूस किया, मान लीजिए ये, और नेक्स्ट वेक्टर कोई मैंने ऐसा इंट्रोड्यूस किया, ये बन गया है देखो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। ये चारों वेक्टर आपस में क्या रहेंगे अब, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इन चारों वेक्टर्स का कलेक्शन अगर आप बना देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये चारों वेक्टर ये जो थे यहाँ पे, ये वेक्टर्स यहाँ पे आपने लिख देने हैं, दीज 4 वेक्टर्स फॉर्म बेसिस ऑफ R4, क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और हमें पता है इसके होती है, तो ये हमारे यहाँ पे बेसिस बना देंगे। क्लियर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल्स की सारी प्रॉब्लम डिस्कस की हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें या तो हम करेंगे जो आपकी प्रॉब्लम्स रहेंगी, जो कि है एक्सरसाइज 2.3 की प्रॉब्लम्स, या फिर बाकी जो ये रिमेनिंग इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उन पे रहेगा बेस, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स को पहले एटलीस्ट पूरा कर लेना है और उसके बाद एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स में शुरू करना है आपने। आई होप आप कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।